सभी साथियों को नमस्कार। भारतीय संविधान की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हमने पहले संविधान सभा का अध्ययन किया। संविधान सभा पढ़ने के बाद में फिर हमने भारत की जो संविधान की मूलभूत जो विशेषताएं हैं उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उसकी प्रस्तावना को पढ़ा, फिर हमने अनुसूचियां देखी। अब इसके बाद में हम एक और नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, टॉपिक आप क्लियर होना चाहिए कि भारत के संविधान के कौन कौन से भाग हैं। देखिए, जो मूल संविधान है उसमें कुल मिलाकर के उसको 22 भागों में हमने डिवाइड किया था। 22 भागों में हमने उसको विभाजित करके हमने उसको अपनी अध्ययन हेतु सरलता के लिए अध्ययन के लिए उसको हमने 22 भागों में विभक्त कर लिया। लेकिन जैसे जैसे संविधान में संशोधन हुए हैं तो वर्तमान में हम यूँ कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में आज की तारीख में कुल 25 भाग हैं। वैसे 22 भाग हैं मूलतः देखा जाए तो, लेकिन संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हो चुके हैं। तो जो ये 22 भाग हैं मेनली, उनको हमें पढ़ना है और एक एक करके हमें इनको जानना है। सबसे पहले आप ये जाने कि ये हमने अनुसूचियां पढ़ी, हमने विशेषताएं पढ़ी। अब हमने भाग की जो पढ़ने की संविधान को भागों में क्यों डिवाइड किया। देखिए, संविधान एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है, एक बहुत लंबा चौड़ा अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है और उसके बहुत सारे हिस्से हैं जो अलग अलग हैं। अलग अलग इन द सेंस, कोई हिस्सा उसके राज्य के बारे में बता रहा है कि भाई राज्यों के अंदर सरकार कैसे चलनी चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए। कुछ भाग ऐसा, एक भाग ऐसा भी है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कर रहा है कि भाई जो भारत देश के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकार कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, राज्य का क्या कर्तव्य बन रहा है कि वो मूल अधिकार, इन मूल अधिकारों की कटौती बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, एक केंद्र सरकार के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी अध्ययन की सरलता हेतु तो जो संविधान है उसको 22 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इतनी सी बात जाननी है आपको। अब हम संविधान की, मैंने ये एक टेबुलर फॉर्म में मैं इनको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, इसको आप समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ये भाग है। ठीक है, यहाँ उसका विवरण लिखा हुआ है कि उस भाग में किस चीज से वो संबंधित है, क्या उसका विवरण है। और यहाँ इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल के बारे में कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो यहाँ काम में आएंगे, मतलब कि इस भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे। ठीक है, एक भाग हो गया। ठीक है, उस भाग में कितने आर्टिकल, वो एक भाग कितने आर्टिकल्स को अपने आप में अंतर्निहित किए हुए है, अपने आप में कितने आर्टिकल्स को वो समेटे हुए है। तो हम शुरुआत करते हैं इस टेबल के माध्यम से। पहला भाग की बात करते हैं। पहले भाग में लिखा हुआ है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। संघ मैंने बताया था कि संघ एक वो चीज है जिसमें विभिन्न राज्य उससे जुड़े हुए हैं, उसका हिस्सा है। ठीक है, और उस संघ का नाम क्या दिया है, वर्तमान में एक बड़ा एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। तो संघ का नाम संविधान में साफ साफ शब्दों में आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट, कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो उस संघ में से राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है, उसमें संघ में जो एक बार आ गया तो वो समझो भारत का ही एक अभिन्न अंग बन गया, एक कभी न जुदा हो सकने वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, तो इसमें संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र लिखे हुए हैं। इसको ज्यादा डीपली चर्चा करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जब हम आगे पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को, हम जो शुरुआत करेंगे जब आगे, तो उसमें हम इनको डीपली पढ़ेंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के आर्टिकल 4 तक जो है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया हुआ है कि ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है, पूरा भारत है वो। पश्चिम से पूर्व तक, उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले प्रदेशों का भी उसमें वर्णन है इसमें। तो ये हो गया आपका संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल नागरिकता के बारे में बात करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद में
प्रावधान किए गए, भारत की अगर नागरिकता लेनी है तो आपके पास क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के नागरिकता के संबंध में अगर कोई भारत से बाहर चला जाता है और वो बाहर की विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत वाली जो नागरिकता है वो समाप्त कर देंगे। जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान की तरफ प्रव्रजन कर गए थे, यहाँ से चले गए थे, तो उन लोगों के जाने के बाद में उनकी नागरिकता हमने समाप्त कर दी। तो कुल मिलाकर के नागरिकता का वर्णन है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता का वर्णन किया हुआ है। 5 में कि भाई नागरिकता, भारत का नागरिक कौन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक किसका वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। अगला भाग 3, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया हुआ है। और मूल अधिकार आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए। ठीक है, मूल अधिकार हम लोगों ने कहां से लिए हैं, अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया है। अमेरिका से कैसे लिया है, मतलब कि अमेरिका के संविधान को एक रेफरेंस के रूप में हमने यूज किया था मूल अधिकारों के लिए। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में इसका वर्णन किया हुआ है। मूल अधिकार, आजादी का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। जैसे कि मैं एक मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ ताकि जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया हुआ है कि भाई राज्य क्या होगा, जो राज्य होगा वो क्या होगा, किसको राज्य कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 13 में फिर हमने विधि शब्द को परिभाषित किया है कि विधि अर्थात कानून, उसके दायरे में क्या क्या आएंगे, विधि की परिभाषा में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 में हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऐसे दो मूल अधिकार जो नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्टिकल भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी आपको जस्ट जो ये परिभाषा लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है, इसका मतलब जानना है बस खाली, ताकि जब आप पढ़ोगे आगे जा करके तो उस समय आपको दिक्कत नहीं हो, कम से कम इनका अर्थ तो आपको मालूम हो उस समय। तो ये जो भाग 4 है संविधान का, उस भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और इनका वर्णन कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। अनुच्छेद 36 से आप शुरू हो जाओ और अनुच्छेद 51 तक किसका वर्णन है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसके बारे में भी। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमने लिए कहाँ से। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये डीपीएसपी हमने लिए हैं आयरलैंड से, जो आयरलैंड का संविधान है उससे हमने इनको लिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसा क्या है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके अंतर्गत क्या है मेन चीज कि राज्य यहाँ कोई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, ये राज्य की बात नहीं हो रही। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ है अपना संघ, हमारा भारत, हमारा इंडिया, पूरे देश का वर्णन किया हुआ है इसमें। ठीक है, और देश की सरकार का, संसद का। ठीक है, तो कहने का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, तो इसमें जो तत्व बताए हुए हैं, इसमें जो पॉइंट बताए हुए हैं वो उनकी पालना करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, मैं एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ थोड़ा। आर्टिकल 36 में वापस से राज्य शब्द की परिभाषा है, कह रहा है कि भाई आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक जो तत्व हम पढ़ रहे हैं राज्य के, तो आर्टिकल 36 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा हुई। अब जो राज्य शब्द की परिभाषा है, आपको एक बात और ध्यान होनी चाहिए कि सेम बात आर्टिकल 12 में भी लिखी हुई है, जो 12 नंबर का आर्टिकल पढ़ा था हमने।
मूल अधिकार की स्टार्टिंग जिससे हो रही है। तो जो बात आर्टिकल 12 में लिखी हुई है वही सेम बात आर्टिकल 36 में भी लिखी हुई है, बिल्कुल सेम। आर्टिकल 12 में भी क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा, आर्टिकल 36 में भी क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा। अब थोड़ा और समझाता हूँ मैं आपको इसको। जैसे आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। देखो, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हमने प्रस्तावना के अंदर भी पढ़े थे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से लिए थे प्रस्तावना में हमने, ये प्रस्तावना के अंदर हमने रूस के संविधान से, रशिया के संविधान से हमने इसको एड ऑन किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। राज्य अर्थात जो सरकार है, जो देश है, जो संघ है, ठीक है, तो वो ऐसी व्यवस्था करेगा। तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि आपको ये काम करने, जब आप नीति बना रहे हो, जब आप कोई कानून बना रहे हो, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि किसी के मूल अधिकार निलंबित ना हो, किसी के मूल अधिकारों को खतरा ना हो, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि महिला और पुरुष को समानता की नज़र से देखा जाए। ठीक है, आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि जो भौतिक संसाधन है उनका वितरण समान रूप से हो। आर्टिकल 39 ये बात कहता है। ठीक है, 39 बी और सी बताता हूँ आपको, बी एंड सी। 39 बी एंड सी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि चीज आगे भी आएंगे। 39 बी ये कह रहा है कि जो भौतिक संसाधन है, जो फिजिकल रिसोर्स है हमारे पास, जो हमारी कमाई के जरिए हैं, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो सभी को मिल सके। ठीक है, उस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं हो। अगर एक आदमी का अधिकार हो, वो अपना कब्जे जमा के बैठ जाएगा, तो बाकी के जो लोग वो परेशान रहेंगे। तो क्यों ना भौतिक संसाधनों का हम इस प्रकार से बंटवारा कर दें कि सभी का भला हो। ठीक है, सभी का कल्याण हो जाए जिससे। ठीक है, बात समझ रहे? 39C क्या कहता है? 39C ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो आर्थिक संसाधन है वो सभी के पास हो। अर्थव्यवस्था, आर्थिक संसाधन अर्थात जो पैसे का मामला है, कि पैसा किसी एक आदमी के पास इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद को एक नकारात्मक नजर से देख रहा है इस समय देखा जाए तो। ठीक है, कि पूंजीवाद में क्या होता है, चुनिंदा लोगों के पास सारी जो अर्थव्यवस्था है वो इकट्ठी रहती है। ठीक है, जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं का बोलबाला होता है। ठीक है, समाजवाद में क्या है, समाजवाद में अमीर गरीब सब बराबर है, निर्धन हो चाहे अमीर हो सब बराबर है, इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। आर्टिकल आप 50 देखो, आर्टिकल 50 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 देखो, आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र होगी। कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होगी। कार्यपालिका का मतलब समझो गवर्नमेंट, जो मंत्री परिषद है स्पेशली। ठीक है, मंत्री परिषद, और उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी आ गए कहीं ना कहीं। तो जो कार्यपालिका है वो कोर्ट के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देगी, वो अलग अलग होंगे दोनों। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। तो ये सारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य। ये जो मूल कर्तव्य हैं ये एक्चुअल में हमारे संविधान में नहीं थे। इसको हमने कहाँ से लिया है, इसको हमने लिया है रूस के संविधान से। कब लिया हमने इसको, लिया 1942वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मूल अधिकारों को जोड़ा था, मूल कर्तव्यों को हमने हमारे संविधान में जोड़ा था। तो पहले भाग 4 था, अब हमने जब संविधान में संशोधन किया, बदलाव किया, तो हमें जोड़ना पड़ा। अब समझे जोड़े कहाँ, तो हमने कहा भाई चलो 4 के बाद में एक पार्ट बना लेते हैं 4A। तो भाग 4 का ए पार्ट बना दिया, वहां हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया। कहाँ से लिया? रूस से लिया है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर लिया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसलिए अक्सर ये चीजें अब बुक्स वाले भी सामने लग गए हैं, हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि ना केवल मूल कर्तव्य बल्कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जितनी भी चीजें संविधान में ऐड की गई या फिर उनको हटाया गया या कुछ बदलाव किया गया, वो सारी की सारी जो सिफारिशें हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही है, क्योंकि 42वां संविधान 42nd अमेंडमेंट इज टोटली गिवन बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा, उसको कुछ भी हुआ हो, चाहे मूल कर्तव्य जुड़े हों, चाहे प्रस्तावना में हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रस्तावना के अंदर हमने समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा हो, जितने भी चीज हुए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वो सारे के सारे संशोधन जो हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुए हैं। तो ये आपको इतनी बात समझ आई आर्टिकल 4A तक। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। चलिए अब अगला भाग पढ़ते हैं, भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में। संघ अर्थात आप यूं समझने का प्रयास करो, संघ अर्थात जो केंद्रीय स्तर की चीजें हैं, चाहे वो संसद है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो उपराष्ट्रपति है, केंद्रीय स्तर की कोई संस्था है, मेनली जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो जो भी चीजें हैं वो हम संघ के अंदर पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं संघ सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। संघ आप समझ चुके हैं भली भांति, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसमें 5 विभाग में संघ के बारे में, जैसे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक हिस्सा है, ठीक है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है। आर्टिकल मैंने यहाँ लिखा है अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ के बारे में है सारा। कहने का मतलब जो सेंट्रल लेवल की जो चीजें हैं, जो केंद्रीय स्तर की जो चीजें हैं, उनकी विवरण है मेनली। केंद्रीय सरकार का हम ये कहेंगे कि मेनली केंद्रीय सरकार का वर्णन है इसमें, संसद भी है इसमें, राज्यसभा लोकसभा सारा कुछ है, जो संसद के अंदर जो चीजें होती हैं। जैसे छोटे छोटे तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का वर्णन किया हुआ है, और राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे आर्टिकल हैं। जैसे 56 में, आर्टिकल 56 के अंदर, आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इस चीज का वर्णन है। राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, अर्थात जो भी काम होंगे उसके नाम से होंगे। ये आर्टिकल 53 में इसका जिक्र है। वो सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे आगे। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में, संसद 79। कहने का तात्पर्य ये सारी चीजें इन इस दायरे के अंदर अंदर हैं, इस दायरे के अंदर अंदर हैं, आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। मेनली जो चीजें हैं सारी सारी। उसके बाद में देखो संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के आप कहोगे जी 2 अंग होते हैं। एक आप कहोगे सर, एक होती है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। लोकसभा का जो राज्यसभा का जिक्र है वो आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का जिक्र जो है आर्टिकल 81 में किया हुआ है। बात समझ आई। और क्या चीजें, सुप्रीम कोर्ट भी केंद्रीय स्तर की ही बात है। आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 124 में जिक्र है इसका, ठीक है। मंत्री परिषद जो होगी, ठीक है, वो आर्टिकल 74 में जिक्र है। मंत्री परिषद का प्रमुख होगा कौन, प्रधानमंत्री, वो सब जिक्र किया हुआ है। और आगे देखें, CAG नाम सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 में जिक्र है, आर्टिकल 148 में जिक्र है। सारे इसी भाग के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। महान्यायवादी कहाँ है, आर्टिकल 76 में जिक्र किया हुआ है। बजट की बात कर लें, बजट आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया हुआ है कि नहीं। और बात कर लेते हैं थोड़ी, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन किसका होगा, राज्यसभा लोकसभा का दोनों का होगा, नहीं दोनों का, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन जो होगा राज्यसभा का प्लस लोकसभा का, वो आर्टिकल 108 में, संयुक्त बैठक जो होगी, ठीक है, 108 में। तो कहने का मतलब ये हुआ सारी की सारी चीजें संघ के बारे में है। ये भाग 5 है, ठीक है। अब चलिए अगला भाग पढ़ते हैं।
अब देखिए पांचवा पढ़ा, जैसे हमने पांचवा पढ़ा है ऐसी भाग 6 है। भाग 6 में वहाँ हम केंद्र स्तर की बात करें, यहाँ हम राज्य स्तर की बात करें। भाग 6 में राज्यों का वर्णन किया हुआ है। ध्यान रखिए यहाँ राज्य वो राज्य नहीं है, यहाँ राज्य हमने यूपी बिहार तेलंगाना वही वाले राज्य हैं जो कॉमन हम राज्य पढ़ते हैं नॉर्मली। राज्य का जो इसमें सारी बात लिखी हुई है, आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक सारा का सारा जिक्र है किसके बारे में, राज्य के बारे में, कि राज्य में सब गवर्नमेंट कैसे बनेगी, वहाँ विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, वहाँ का संवैधानिक जो प्रमुख होगा राज्य का राज्यपाल होगा, सारी बातें लिखी हुई है। मोटे मोटे तौर पर हम लोग सरसरी तौर पर उस पर नजर डाल देते हैं। राज्य जो होगा उसका प्रमुख राज्यपाल होगा, जो आर्टिकल 153 के अंदर उसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है, जिसकी नियुक्ति यूं कहें राष्ट्रपति के सहयोग से केंद्र सरकार करेगी। राज्य की मंत्री परिषद होगी आर्टिकल 163 में, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, सीएम। सेम बात है, वहां आर्टिकल 74 में ये बात लिखी हुई थी, आर्टिकल 74 में लिखी हुई थी कि एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, पीएम होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ राज्यपाल है, वहां राष्ट्रपति था, यहाँ क्या है, वहां पीएम था, यहाँ सीएम है। जैसे राज्य विधानमंडल की बात करें 168 से 212 आर्टिकल तक राज्य विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। तो जैसे संसद थी, आप सरसरी तौर पर नजर मान लीजिए, आप संसद को समझते हुए चले। जैसे संसद थी, संसद में एक विधान, संसद में क्या थी, राज्यसभा, वहां की लोकसभा, यहाँ आ गई विधान परिषद, यहाँ आ गई विधानसभा, सेम बात है, ठीक है। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, याद करने का पड़ोसी राज्य हैं सारे सारे। देखो यूपी, और यूपी से बिहार का बॉर्डर टच है, ठीक है, तो यूपी बिहार में क्या है, विधान परिषद है। महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, गोवा, और गोवा की जस्ट साइड में ही यूं कहें कि बॉर्डर मिल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना आंध्र से, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ये एक किस्म का आप समझ, जैसे अपने राज्यसभा होती है ऐसे विधान परिषद है, किसमें, राज्य स्तर पर। विधानसभा आप समझ गए, बाकी जो 22 राज्यों में विधानसभा गठन किया हुआ है। उसके बाद में भाग 7 पढ़ते हैं। हालांकि भाग 7 पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए आखिर है क्या इसमें भी राज्यों का वर्णन किया हुआ है, और राज्य उन राज्यों का वर्णन किया हुआ है जो भाग 6 में आते थे। अब आप कहोगे कि भाग 6 नया कहां से आ गया, अनुसूची 1 के अंतर्गत जब हमने अनुसूची 1 पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा अनुसूची 1 में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि भारत और इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो वहां हमने क्या किया था, जब संविधान सभा ने राज्य क्षेत्र जो था उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, भाग क, भाग ख, ग और घ। कै के अंदर सारे वो राज्य आते थे, कै के अंदर सारे वो राज्य आते थे जिसपे गवर्नर जनरल का शासन होता था, और वो ब्रिटिश साम्राज्य था, हम यूं कहें कि वो ब्रिटिश भारत था। भाग 6 में वो थी जो रियासतें थी, हैदराबाद रियासत, राजस्थान सारे रियासतों का था, ठीक है, हैदराबाद हो गया, राजस्थान हो गया, इस प्रकार जो रियासतें भाग 6 में थी। तो 1956 में इसको निरस्त कर दिया। क्यों, 1956 में भारत का एकीकरण कंप्लीट हो चुका था, जो छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उन सबको भारत का एक हिस्सा बना लिया था, उनको सबको संघ में शामिल कर लिया था। तो 1956 में भारत का एकीकरण पूरा हो चुका था, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इसको निरस्त कर दिया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। ये बात हुई भाग 7 की। अब हम पढ़ते हैं अगला भाग 8। भाग 8 में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अब भाग 8 देखा, भाग 8 में क्या है, हमने 5 में संघ पढ़ा अर्थात सेंट्रल लेवल की बात करी, फिर हमने पढ़ा भाग 6 में राज्य, भाग 7 को हमने राज्य ही था उसको निरस्त कर दिया। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, या फिर यूं कहें संघ शासित प्रदेश। जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात इसमें की हुई है। संघ राज्य क्षेत्र जो है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं कि हैं तो एक्चुअल में वो राज्य एक किस्म के राज्य हैं, पूर्णतः उनको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन उस पर जो शासन है वो शासन किसका होता है, उन पे शासन केंद्र सरकार का होता है, सिवाय कुछ को छोड़ करके, लेकिन अधिकांश मुद्दे उनके जो हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। लिखा हुआ है इसमें
संघ राज्य जो क्षेत्र है उनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। यूनियन टेरिटरीज क्योंकि संघ की ही ये टेरिटरी है, संघ के ही ये क्षेत्र है, ठीक है। तो आर्टिकल 239 से 42 तक इनका जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है यूटी का प्रशासन कि जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किस प्रकार से होगा, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि संघ का प्रशासन कैसे होगा, वो पढ़ चुके हैं। संसद के द्वारा होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। फिर हम देखा राज्य में सेम प्रकार से राज्य में पढ़ा, वहाँ राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगी। अब बात आती है कि संघ राज्य जो क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होना चाहिए, तो उनके प्रशासन की बात आर्टिकल 239 में की हुई है। आर्टिकल 239 का जो कै भाग है, कै, उसमें ये बताया हुआ है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जहां पे हमने क्या बनाया हुआ है, जहां उनका विधानमंडल बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में देखो चुनाव होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी सीएम है फिलहाल, तो वहाँ हालांकि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ की विधानसभा का भी हमने गठन किया हुआ है, ठीक है। 239 ख, इसमें दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध दिए हुए हैं। ऐसा क्यों, दिल्ली के बारे में खास बात क्यों, क्योंकि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, इसलिए उसके बारे में कुछ खास बात देखी कि दिल्ली के अंदर कुछ विशेष चीजें होंगी जो कि अन्य में नहीं होंगी, ठीक है। तो ये 239 के अंदर इस प्रकार से जो भाग 8 है उसके अंदर इस चीज का वर्णन किया हुआ है, इसका कि जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे उनमें क्या क्या होगा, ठीक है। बस भाई अब बात करते हैं भाग 9 के बारे में। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में आप भली बात समझते हैं। भाग 9 के अंदर पंचायतों का वर्णन है। जो भाग 9 है उनमें क्या है, पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें, ठीक है। इसके आर्टिकल भी चेंज हो जाएंगे, फिर पंचायतों का वर्णन है ना, तो इसके आर्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। आर्टिकल कौन कौन से होंगे वो बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आज इसके अंदर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 243 से 243 अनेक खाली तक, ये हिंदी वर्णमाला आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या गह गहड़ है जिस तरीके से इसमें लिखे हुए हैं। और आप चाहो तो ABCD के माध्यम से पढ़ते हो, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है, ठीक है। इसमें पंचायतों का वर्णन है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 अनेक तक इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे 243 में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। और 243 क्या है के अंदर, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, 200 उसमें डेफिनेशंस ली हुई हैं, ठीक है, परिभाषाएं दी हुई हैं केवल, परिभाषा कौन कौन सी है बात भाई। उसके बाद में 243 क्या की बात करें, ये 243 ही रहेगा क्या, 243 में ग्राम सभा का जिक्र किया हुआ है, ग्राम सभा का जिक्र किया हुआ है। ख में पंचायतों का गठन, क्या विजिबल है, नजर आ रहा है आपको, मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है अभी, ये गठन बात की हुई है। ग के अंदर उनकी संरचना क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, उसका वर्णन किया हुआ है। उसके बाद में घ के अंदर आरक्षण की बात की हुई है, ये समझाऊंगा मैं आपको, लिख लीजिए आप। और जो अण होगा उसके अंदर क्या है, अवधि की बात की हुई है, ठीक है। उसके बाद में चय के अंदर सदस्यों के लिए निर्भरता, सदस्य निर्भरता, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आप समझो कर इसको। देखो भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। और पंचायतों के बारे में हम यूँ कहें कि जो ग्राम स्वराज्य की जो अवधारणा है, जो सपना था पंचायत का, वो महात्मा गांधी का सपना था। तो जब भी हम पंचायतें पढ़ते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी के सपने साकार हुए हैं इसमें। क्योंकि कुछ आलोचक ये बात कहते हैं कि भारत का संविधान बन गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन भारत के संविधान में गांधीवाद कहीं नहीं झलकता है। तो उन लोगों को ये चीज दिखानी चाहिए हमें। आप ये देखिए भाग 9 पंचायतें हैं, अर्थात ग्राम स्वराज्य है, गांवों का खुद का राज्य है, गांव की खुद की पंचायत है, गांव का खुद का राज्य है। तो इस तरीके से यहाँ महात्मा गांधी के सपनों को स्थान दिया हुआ है। वो चाहते थे ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, गांव की खुद की पंचायत, गांव का खुद का शासन होना चाहिए अपने लेवल पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 अणे खाली तक इसका जो है जिक्र किया हुआ है। इसमें देखो आप 243 में क्या है, डेफिनेशन दी हुई है। 243 क्या में ग्राम सभा के बारे में कहा हुआ है। दूसरे ख्या में ग्राम पंचायत गठन कैसे होगा, ठीक है। गै के अंदर उसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी किस तरीके से, वो क्या क्या चीजें उसमें पंच होंगे, सरपंच होंगे, क्या होगा,
इसमें घ में स्थानों का आरक्षण आप देखते हो, कई बार कुछ गांव में जनरल सीट आती है, अगली बार कुछ गांव में महिला की सीट आ जाती है, कुछ बार गांव में फिर SC ST की सीट आ जाती है। ठीक है, तो जो आरक्षण का जो किस स्थान पर आरक्षण दिया जाए उसका जिक्र है। जो अणे है तो अणे उसमें अवधि का जिक्र किया हुआ है, अवधि पीरियड, कि भाई 5 साल के बाद जो है वापस से इलेक्शन होंगे, 5 साल का टाइम होता है एक पंचायत का। अगली बात चय में लिखा हुआ है सदस्य निर्भरता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको ये जो चीजें पढ़ के बड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, आपने अपने आसपास में सारी चीजें देखी हुई है तो आपको पता लगेगा अच्छा ये बात थी, ऐसे थी, आप समझोगे। जो सरपंच के उम्मीदवार होते हैं, सरपंच पद के जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी ताबड़तोड़ कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर महिला सीट आई तो अपनी वाइफ की, अगर वो 8वीं पास नहीं है 10वीं पास, जो भी एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन दी हुई है पंचायत सदस्य बनने के लिए या सरपंच बनने के लिए, वो 12th करवाते हैं, 10th करवाते हैं, 8वीं पास करवाते हैं। ठीक है, सरपंच बनने के लिए वो पहले विकास कार्यों की बाढ़ ला देते हैं पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई है इसमें। सदस्य नहीं रहता कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर वो 8वीं पास नहीं है, उसकी उम्र इतनी नहीं है, वो सारी चीजें इसमें भाग 6 के अंदर जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 9 में पंचायत हुई। अब 9 में संविधान जो 9वां भाग है उसमें संविधान संशोधन द्वारा और भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे एक चीज हमने 9वें संविधान में 9वां कै पार्ट जोड़ा। ठीक है, कै कबूतर कै, इसमें नगर पालिकाओं को, क्योंकि हमने गांवों की तो बात कर ली थी, लेकिन शहरों में भी जो शहर हैं, जो कस्बे हैं जिनके अंदर नगर पालिका नगर परिषद है, तो वहां भी तो उनका खुद का शासन होना चाहिए। तो हमने ऐसी व्यवस्था की। उसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन किया 1992 के अंदर, और 1992 के द्वारा हमने नगर पालिकाओं को जोड़ा किसमें, 9वें कै भाग के रूप में। मैंने कहा जैसे हमने चौथे भाग में हमने चौथे का कै भाग जोड़ा था। ठीक है, 4A बोल दो या 4 कै बोल दो, जो हमने मूल कर्तव्य जोड़े थे भारत के संविधान में। तो उसी प्रकार से यहाँ हमने 9वें भाग में 9 कै में नगर पालिकाएं जोड़ी, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इनको जोड़ा। ठीक है, इसका जिक्र 243 तय से लेकर के 243 ये 6 तक है। अब आपको ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर कर रही होंगी, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे आर्टिकल 243 है ये। ठीक है, इसमें साधारण से कोई डेफिनेशन दे दी, परिभाषा या कुछ साधारण बात लिखी हुई है, आप ऐसा मानिए। अब क्या होता है, उसके बाद में ये जो 243 है, 243 सपोज करो परिभाषा दे दी। ठीक है, कि भाई ग्राम पंचायत क्या होगी, नगर पालिका क्या होंगी। आगे इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, फिर आगे हम इसमें जैसे 243 का हमने जरूरत पड़ी 243 कै की, उसके बाद 243 खे, 243 गै, घै, अणे, चे, छे, जय, झ। ठीक है, ये फिर टे, ठे, डे, ढे, अणे। कहने का मतलब ये सारे जितने भी आ रही सब के सब किसमें हैं, ये 243 में ही है। तो इसमें अलग अलग बात लिखी हुई है। मैंने बताया था आपको, कै के अंदर ग्राम सभा, खे के अंदर ग्राम पंचायत गठन होगा, उसके बाद उसकी योग्यता क्या होगी, स्थानों का आरक्षण करेंगे, सदस्यों की निर्भरता, सारी बात ग्राम पंचायत वाले दी। अणे खाली तक इस बात को समझने का प्रयास करना है थोड़ा। ठीक है, अणे खाली तक हमने सारी बात लिख दी, इसमें इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए उसके बाद में आगे बात आती है, तो आगे हम क्या करते हैं, हमने कहा इसमें 243 तय से लेकर के, तो ये अणे तक हो गया। अब तय से ये नगर पालिकाओं में हमने ऐड कर दिया, ये बात हम नगर पालिकाओं में ऐड करें कि तय, थे, दे, ढे, ने, उसके बाद में पे, फे, बे, भे, में, ये सब 243 तय से, यहां से शुरुआत हुई 243 तय, 243 थे, 243 दे, धे, ने, ये यहां तक पहुंचे। ठीक है, उसके बाद में ये तक हो गया मामला। उसके बाद में अब नगर पालिकाएं, तो उसमें तो बहुत सारी चीज दी हुई है, भाई पार्षद कैसे बनेंगे, चुनाव कैसे होगा, उनकी योग्यता क्या होगी, तो ये आर्टिकल कम पड़ गया। उसके बाद और आगे बढ़ाया हमने इसको। फिर हमने क्या काम किया, हमने ये से दोबारा स्टार्टिंग कर दी 200, ये मार्कर ढंग से चल नहीं रहा है, 243 ये कै।
ठीक है। उसके बाद ख, तो 243 ये 243 ये से लेकर के कै ख गै गह च छ तक, यहाँ तक इसका वर्णन कहाँ किसका है, नगर पालिकाओं का। उसके बाद में क्या आ जाती है, सहकारी समितियां। सहकारी समितियों को कौन संविधान संशोधन द्वारा, 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में हमने इसको जोड़ा था। वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 244 से सॉरी ये इसमें इसका है वर्णन इसका, मार्कर ढंग से नहीं चल पा रहा है। इनका जो वर्णन है, जो सहकारी समितियां हैं उनका जो वर्णन है, जो जिन जिन आर्टिकल्स में उनका उल्लेख किया हुआ है वो क्या होंगी, वो होंगी आर्टिकल 243 ये जय, 243 तो है ही है, ये जय से लेकर के आर्टिकल 243 ये जय से लेकर के आर्टिकल 243 ये न तक, ये न तक, ये जैसे लेकर के कहाँ तक है जिक्र इनका, ये न तक। उसके बाद में 10वां भाग आता है। 10वें भाग में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये 244 और 244 क्या इसका वर्णन है। हमने पढ़ा था 244 उसमें अनुसूचित पढ़ी थी हमने मेघालय की बात की थी, त्रिपुरा की बात की थी, मिजोरम की बात की थी। ठीक है, पता है समझ आपको। तो जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उनका वर्णन भाग 10 में हो गया। उसके बाद देखते हैं भाग 11 क्या है। उसके बाद अब हमने 10 तक पढ़े भाग संविधान के, अब 12वां भाग हम संविधान का पढ़ते हैं कि संविधान के 12वें भाग में क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमने भाग 5 में संघ को पढ़ा, अर्थात केंद्र सरकार के बारे में, जो पूरी केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उसकी विषय वस्तु हमने पढ़ी। भाग 6 में हमने राज्यों को पढ़ा। ठीक है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, आप जानते हो। उसके बाद हमने संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध क्या कैसे स्थापित होते हैं और संघ और राज्यों के मध्य में संबंध क्या है, और इन सारी बातों का जिक्र जो है वो आपके संविधान के भाग 11 में दिया हुआ है। तो भाग जो संविधान है, संविधान के भाग 11 में क्या लिखा हुआ है कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध किस प्रकार के होंगे, उस बात का जिक्र जो है इसमें 11 भाग में किया हुआ है। आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक इन सभी का विवरण मिलता है। इसमें संबंध विधायी संबंध भी हो सकते हैं, संबंध प्रशासनिक भी हो सकते हैं। संबंध विधायी भी होंगे और संबंध आपके प्रशासनिक भी होंगे। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें समझने वाली बात छोटी सी। देखो, आपने आर्टिकल 365 पढ़ा होगा। आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो राज्यों को निर्देश देती है, संसद ने क्या किया, राज्यों को निर्देश दिया और राज्य उसमें है विफल, तो संसद उस पर कार्रवाई कर सकती है, या तो राष्ट्रपति शासन वहां लग सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के मध्य संबंधों की बात होगी। ठीक है, संबंध नकारात्मक हो सकते हैं, संबंध सकारात्मक हो सकते हैं। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, इसके बाद में एक आर्टिकल 312 हो है। आर्टिकल 312 में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा, आप जानते हो अखिल भारतीय सेवा 3 है, IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर कोई नई हमें कोई अखिल भारतीय सेवा नई सर्जित करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे, आर्टिकल 312 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हम एक प्रस्ताव लेकर के जाएंगे राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने उसको, राज्यसभा ही उसको पारित करेगी, राज्यसभा की विशेष शक्ति है। राज्यसभा ने अगर उसको पास कर दिया, राज्यसभा की सिफारिश है उसमें, तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। ठीक है, और क्या है,
तो आपने दूसरी बात, संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून को देश भर में लागू करना है, विभिन्न राज्यों में लागू करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो राज्य अपने हिसाब से लागू करेंगे, इसको तो ये संबंधों को दर्शा रहे हैं ये चीज़ भी। दूसरी बात, एक और बात आप जानते हैं कि संसद ने कोई कानून बनाया और किसी क्षेत्र विशेष में राज्यपाल उस कानून को अपने हिसाब से लागू कर सकता है। हो सकता है उस कानून में वो परिवर्तन करके लागू करे, उसमें कुछ फेरबदल करके लागू करे, तो ये राज्यपाल का एक विशेषाधिकार है। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के मध्य संबंधों को दर्शाया है। तो ये सभी बातें भाग 11 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अब भाग 12 पढ़ते हैं। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। कहने का तात्पर्य ये एक्चुअल में संघ और जो राज्य हैं के मध्य वित्तीय संबंधों को दर्शाते हैं। ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है, वित्तीय जो संबंध हैं, उनकी बात इसमें की हुई है एक्चुअल में इस भाग में। इसका जो संबंध है वो आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300 के तक का इसका वर्णन मिलता है। कुछ आर्टिकल विशेष हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 265, इसमें लिखा हुआ है कि कोई टैक्स लगाना है तो वो टैक्स बिना कानून बनाए आप उसको टैक्स को अधिरोपित नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कानून बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना आप किसी कानून को, किसी टैक्स को आप नहीं लगा सकते। 266 में आप बहुत भली भांति जानते हो संचित निधि का वर्णन, ठीक है। संचित निधि पढ़ेंगे हम आगे, अभी ज्यादा डेफिनेशन नहीं जाननी है। 267 में आकस्मिक निधि। 273 में लिखा हुआ है कि जो संघ है, संघ राज्यों को अनुदान देगा, अनुदान देता है, सब्सिडी देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, विभिन्न राज्यों को अनुदान देता है। वो डिपेंड करता है कि राज्य की स्थिति क्या है, अलग अलग उनके प्रावधान होते हैं। आर्टिकल 280 आप जानते हो वित्त आयोग, वित्त आयोग कि केंद्र और राज्य के मध्य जो धन का बंटवारा कैसे हो, उसके लिए हम वित्त आयोग का गठन करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 299, ठीक है, वित्त आयोग संघ आया। आर्टिकल 299 क्या कह रहा है, 299 ये कहता है कि संविदा, लिखा हुआ है यहाँ संविदा, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती होती है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है, संविदा पे जो भर्तियां होती हैं, तो संविदा का जिक्र किया हुआ है इसमें। संविदा की भर्ती हो सकती है, संविदा का कोई काम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ भी काम हो सकता है। 292 जिसमें संघ अर्थात देश क्या लेगा, उधार लेगा, उसका वर्णन है, ठीक है। जो देश संघ सरकार उधार दे रही है, तो आर्टिकल 292 के अंदर उसका जिक्र है। 293 में क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर राज्य सरकार उधार ले रही है, राज्य सरकार क्या लेगी, लेगी, तो उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, संविधान में जो आर्टिकल 293 में लिखा हुआ है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस आर्टिकल की बात करना मैं भूल गया, ये संपत्ति का अधिकार है। चलिए ये है आपका संपत्ति का अधिकार। ये पहले अपना मूल अधिकार होता था, लेकिन अब इसको 300 क्या में डाल के इसको विधिक अधिकार बना दिया है। विधिक अधिकार, इस विधिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि बिना कोई कानून बनाए किसी व्यक्ति को, बिना किसी कानून के तहत, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक कानून के तहत ही उससे संपत्ति ली जाएगी, उसके बदले में उसको हर्जाना दिया जाएगा, उसका मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये संपत्ति के अधिकार का इसमें वर्णन किया हुआ है। अब चलिए भाग 13 की बात कर लेते हैं। भाग 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है भारत की राज्य क्षेत्र के अंदर, जो भारत की बाउंड्री है, जहाँ जहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है, उसमें राज्य क्षेत्र के अंदर विभिन्न राज्य आ गए, आपके केंद्र शासित प्रदेश आ गए, कोई भी अर्जित किया हुआ नया प्रदेश आ गया। तो आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है पूरा राज्य क्षेत्र कंप्लीट, उस राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य समागम, ठीक है। तो इसका जो जिक्र मिलता है वो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक मिलता है। अब ध्यान दीजिए आर्टिकल 3 में मैं जब आपको एक भाग पढ़ा रहा हूँ
तो उस भाग के दौरान मैं आपको साथ साथ में जो उससे संबंधित मुख्य मुख्य जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। अभी से आपको थोड़े थोड़े आर्टिकल थोड़े थोड़े याद होना शुरू हो जाए। मानता हूँ कि सारे आर्टिकल याद नहीं होते, लेकिन हम जब बार बार रिपीटेड वे में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आराम से हो जाता है। आपने कहावत सुनी होगी कि पत्थर है तो उस पर जब बड़े वाले जो हथौड़े की चोट लगती है, जो पहाड़ तोड़ते हैं, श्रमिक जो होते हैं पहाड़ में काम करने वाले, वो पहली चोट मारते हैं, ज़रूरत नहीं कि पहली चोट में पत्थर टूट जाएगा, दोबारा मारनी पड़ती है, फिर उसमें हल्की हल्की तरेड़ आती हैं, हल्की हल्की दरारें आती हैं, फिर उस पर मारे चोट चोट लगने से फिर उसमें थोड़ा थोड़ा वो और खुलना शुरू हो, फिर चोट पड़ेगी। तो कहने तात्पर्य एक चोट में ना सही, दो चोट में, तीन चोट में टूटेगा, तो एक बार में ना सही, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार सुनो आप तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगी चीज़ें। तो जैसे आर्टिकल 301 पर आ जाऊँ मैं यहाँ, मुझे यही इंपॉर्टेंट लगा। आर्टिकल 301 में लिखा हुआ है कि भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। आप व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां करने के लिए स्वतंत्र हो, आप फ्री हो। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगले भाग को देखो। भाग 14 क्या है? भाग 14 में लोक सेवाओं की बात हुई है, सिविल सर्विसेज की बात हो रही है भाग 14 के अंदर। आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 323 तक सिविल सेवाओं के बारे में, आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में कहा हुआ है। इसमें जो विभिन्न आर्टिकल हैं इस बीच में, जो 15-16 जो आर्टिकल बनते हैं इसके बीच में, वो सारे आर्टिकल क्या कहते हैं कि उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, सदस्य जो यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनकी शर्तें क्या होंगी, सेवाएं क्या होंगी, चयन कैसे किया जाएगा, सारी बातें जो हैं, कहने का मतलब लोक सेवाओं से जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मैंने बताया था अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, उसके नीचे भी आपके जितने भी जो सिविल सर्विसेज हैं उनके बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है भाग 14 के अंदर। ये बात समझ। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ देखिए, भाग 14 में हमने एक नई बात इसमें भाग 14 के अंतर्गत ही हमने एक नई बात इसमें जोड़ी। एक्चुअल में भाग 14 इसको क्या मान सकते हो, 14 कै को हमने जोड़ा। 14 कै में हमने क्या विशेष बात जोड़ी? 14 कै में हमने जोड़ा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब जोड़ा इसको। हमने जोड़ा इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, आप जानते हो पहली बात की 1976 में हुआ था। क्या नई बात जोड़ी इसमें हमने इसमें नई बात जोड़ी अधिकरण। ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ये क्या विशेष नई बात आई, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इसको जोड़ने की? अब बताता हूँ मैं आपको। ये ट्रिब्यूनल्स जो है, एक्चुअल में आपको पहले मीनिंग समझाना है। ये जो ट्रिब्यूनल शब्द है, एक्चुअल में ये ट्रिब्यून शब्द से आया है, TRIBUN। इस ट्रिब्यून का मतलब था जो रोमन साम्राज्य था, उस रोमन साम्राज्य में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो राज्य में जो मजिस्ट्रेट होते थे, वो अगर किसी नागरिक को, बेगुनाह वो नागरिक है, उसको फिर भी उसको सजा सुना रहे हैं, तो वो नागरिकों की रक्षा करते थे, ट्रिब्यून जो होते थे। ठीक है, बात समझ भाई, कि जो सरकार के जो मजिस्ट्रेट मतलब अपना फैसला देते थे, उस फैसले की समीक्षा करते थे। ठीक है, यूँ कह सकते हैं, अगर किसी नागरिकों के हितों की रक्षा करते थे, तो ये ऐसे ही हमने भी अपने संविधान में अमेंडमेंट किया 42वें संशोधन द्वारा, ये अधिकरण जोड़ा। अधिकरण क्या है? एक्चुअल में अधिकरण एक अर्धन्यायिक संस्था है। ये जो है, ये क्या है? एक अर्धन्यायिक संस्था। इसका क्या काम है ये जानिए। ये जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है, जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 14 के भाग में जोड़ा है, इसका ये एक अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक संस्था का मतलब आप समझिए क्या है। अर्धन्यायिक संस्था का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि ये जब संसद या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया किसी विषय पर, ठीक है, और वो कानून या कराधान से संबंधित है या विदेशी मुद्रा से संबंधित है, ठीक है, क्या हुआ,
इसके अंतर्गत इसको मैं थोड़ा यहाँ से हट कर रहा हूँ। देखो, यह तो राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, या फिर क्या हो सकता है संसद ने। संसद ने क्या बनाया, कोई विधि बनाई, कोई कानून बनाया, और वो कानून किससे संबंधित है? या तो वो कानून है आयात निर्यात से संबंधित, ठीक है, या वो कानून है विदेशी मुद्रा से संबंधित, या वो कानून है टैक्स से संबंधित। उस कानून में या उसमें कुछ विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसका निपटारा करने के लिए हमने अधिकरण की स्थापना की, ठीक है, संविधान में संशोधित करके। अधिकरण क्या है? एक टाइप का कोर्ट है, एक टाइप का लोअर कोर्ट आप इसको कह सकते हो। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो एक प्रकार का ये, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एनजीटी, एनजीटी, ये पर्यावरण वाले मुद्दे को आप ध्यान करोगे, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो पर्यावरणीय जो मुद्दे होते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, उनके ऊपर जो है एनजीटी जो है उनके लिए बनाई हुई है, पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए, ठीक। तो जैसे एनजीटी के अकॉर्डिंग हमने बताया, एनजीटी भी एक टाइप का अधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो प्रशासनिक क्षेत्रों से संबंधित कोई विवाद हो जाए, उसका निपटारा करने के लिए, या फिर कोई ऐसा कानून बने जो कि आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, कर से, इन सब से संबंधित है, उसको विवाद सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की। अब आप कहोगे कि इसकी जरूरत क्या पड़ी? हमारे पास राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, हमारे पास केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, हाँ ठीक है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बहुत सारी, क्या जरूरत पड़ी? इसलिए कि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने कुछ विशेष मामले छांट करके अलग कर लिए, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कुछ मामले और कुछ ये मामले, कि इन मुद्दों को हल करने के लिए, ताकि न्याय में ज़्यादा देर ना हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, जल्दी जल्दी विवादों का निपटारा हो सके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी जो हायर कोर्ट हैं, उनका काम भी थोड़ा सॉल्व हो सके। तो इस पर्पज से हमने क्या किया है? अधिकरण की स्थापना की। बात की जाए, ये देखिए, आपको अधिकरण के बारे में आप अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, क्या है काम इसका? तो ये क्या है? प्रशासन संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए कार्य करती है। एनजीटी क्या करती है? प्रशासन संबंधित विवादों को सुलझाना, इसका काम है, मुख्य काम एनजीटी का प्रशासन संबंधी विवादों का निपटारा करना। किसका है? अधिकरण का काम है, ठीक है, ये इसका काम होता है। ये समझ आया आपको? चलिए अगले भाग पे चलते हैं। अब देखिए जरा, आर्टिकल बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये पार्ट है। भाग 15 क्या कहता है? भाग 15 के अंतर्गत सारी बातें निर्वाचन संबंधित है, कि भाई चुनाव कैसे होने चाहिए। चुनाव कराने के लिए एक कमीशन होगा, एक आयोग का गठन संविधान के अनुसार होना चाहिए, तो वो इलेक्शन कमीशन उसको बोलते हैं, चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग होना चाहिए, आर्टिकल 324 में इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो निर्वाचन वाला चुनाव करवाने वाली जो एक संवैधानिक जो संस्था है, संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि ऐसी संस्था है जिसका संविधान में जिक्र है, इसलिए वो संवैधानिक संस्था है, ठीक। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिससे हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो यूज़ होती है, लेकिन हमें उनका अर्थ मालूम नहीं होता। तो आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 के तक का इसमें जिक्र किया हुआ है। आप थोड़ा गौर कीजिए, 329 तक हम पहुंच चुके हैं लगभग, इसका मतलब 395 ज़्यादा दूर नहीं है, धीरे धीरे हम मंजिल के करीब आ रहे हैं। सारे भागों को कंप्लीट करते हुए लगभग हम एक ओवरव्यू सारे आर्टिकल्स पे लेते हुए चल रहे हैं। 329 क्या, इसको निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया? इसमें प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता था, उस चुनाव के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया हुआ था। बाद में इसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। आर्टिकल 324 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है, देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग होना चाहिए, जो देश में जितने भी चुनाव होते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी ले, उसको चुनाव को सही समय पर, सही तरीके से, सही प्रणाली से और एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाए।
325 में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जो 5 आधार हमने आर्टिकल 15 में पढ़े थे, आर्टिकल 15 में, उसके आधार पर आप किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को चुनाव देने से रोक नहीं सकते। जो चुनाव की जो नामावली आती है, जो वोटर लिस्ट आती है, उस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से आप रोक नहीं सकते। आप भी नहीं कह सकते आपकी जाति नीची जाति से हो आप, तो आप सबको वोट डालने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य जो आर्टिकल 325 है वो इस बात का आधार बन रहा है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है। 326 में क्या कहा हुआ है? 326 में कहा गया लोकसभा के चुनाव होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, इन चुनाव में जो वोट डालेगा वो वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मतलब जो जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जो वयस्क हो चुका है, जो एडल्ट हो चुका है, उसको मत अधिकार है। मत अर्थात वोट अधिकार मतलब डालना, उसको मताधिकार है, उसको वोट डालने का राइट है उसके पास। ये 15 की बात हुई। तो इसके बाद अब भाग 16 शुरू होता है। भाग 16 के अंदर क्या है? भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है। विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, कुछ वर्गों को। ठीक है। जैसे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, तो इन लोगों को विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। ठीक है। और तो इस तरीके से इस आर्टिकल में यही बात लिखी, इस भाग में यही बात लिखी हुई है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, उनके लिए विशेष छूट दी हुई है, उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक इन सब बातों का जिक्र है, जो विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। जो मुख्य आर्टिकल मैंने यहाँ लिख दिए हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 330 क्या कहता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। आर्टिकल 330 ये कहता है कि लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, जो SC ST के अर्थात अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के जो लोग होंगे उनके लिए स्थान आरक्षित रहेगा। ठीक है। आप लोग जिस भी लोकसभा सीट से बिलोंग करते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जिस भी विधानसभा सीट से, तो आप देखोगे या तो आपकी सीट या फिर आपके आसपास की सीट आरक्षित मिलती है। ठीक है। उसको कुछ समय के लिए आरक्षित किया जाता है। जैसे कि अभी के लिए हम बात करें 2026 तक के लिए कुछ सीट रिजर्व की हुई हैं। ठीक है। तो क्या है आर्टिकल 330 कि लोकसभा में SC और मैं थोड़ा गलत बोल गया, केवल लोकसभा के अंदर बात की हुई है आर्टिकल 330 में। 330 में ये बात लिखी हुई है कि लोकसभा में SC और ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्थान आरक्षित रहेगा, उनके लिए सीट फिक्स रहेगी। ठीक है। लोकसभा में। उसके बाद में आर्टिकल 332 में सेम बात विधानसभा के लिए लिखी हुई है। ठीक है। कोई अंतर नहीं है। आर्टिकल जो 332 है उसमें सेम बात लिखी हुई है विधानसभा के लिए, सेम चीज है। वो विधानसभा के लिए हो जाएगी, यहाँ हमने लोकसभा की बात की है। ठीक है। 332 के अंदर वो सेम चीज जो है वो किसके लिए हो जाएगी, वो सेम चीज आपकी विधानसभा के लिए हो जाएगी। बात समझ भाई। तो 332 और 330 दोनों में सेम बात है, बस लोकसभा विधानसभा का। लोकसभा के लिए जो रिजर्व सीट होंगी SC ST के लिए, तो वो बात होंगी 330 में। उसमें दो और ऐड करो, 332 में कहाँ है, विधानसभा के अंदर। हर राज्य के अकॉर्डिंग विधानसभा के अंदर जो है SC ST के लिए सीट रिजर्व की हुई है। आगे देखिए आप, आर्टिकल 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन। आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे हम वैसे आगे। आर्टिकल 331 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करेगा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे, एंग्लो इंडियन जो होंगे। ये एंग्लो इंडियन क्या है, इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 366 में लिखी हुई है, क्योंकि 366 में बहुत सारी परिभाषाओं का जिक्र है। हालांकि अभी ये आर्टिकल निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है संविधान से। ठीक है। 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे, उनका जिक्र है। 338 में बड़ी ठीक बात लिखी हुई है। 338 में एक आयोग का जिक्र किया हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किया हुआ है कि एक अनुसूचित जाति का आयोग बनेगा, कमीशन गठित होगा जो ये देखेगा कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की जांच करेगा, उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में कितना सुधार हुआ है। तो बेसिकली ये इस आयोग का काम है, जिसका वर्णन आर्टिकल 332 का जिक्र किया हुआ है। बात समझ में आर्टिकल 332। तो ये हुआ आपका संविधान का भाग 16, जिसमें क्या था, विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान दिए हुए हैं।
अगला भाग 17, इसमें राजभाषा का जिक्र किया हुआ है कि हमारी राजभाषा क्या होगी। हमारी राजभाषा एक्चुअल में क्या है? हिंदी। हम जानते हैं अभी जो 14 सितंबर जो गया है फिलहाल, 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, जानते हो ये बात, ठीक है। तो हमारी राजभाषा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक उसमें वर्णन किया हुआ है। क्या बात लिखी हुई है? सबसे पहले बात लिखी हुई है कि जो आर्टिकल 343 होगा उसमें लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा क्या होगी, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 344 में ये कहता है कि राजभाषा से संबंधित एक आयोग की गठन किया जाएगा, राजभाषा आयोग भी बनेगा, बनेगा क्या है, बना हुआ है, और एक संसदीय समिति, राजभाषा की संसदीय समिति, ठीक है। और एक मैं और बात आपको बता दूं, संसद में जो समिति बनती है, कुछ स्थायी समितियां बनती हैं, कुछ अस्थायी समितियां बनती हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद में उनको हम रिजोल्व कर देते हैं, कुछ टाइम बाद में उनका हम विघटन कर देते हैं। किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई, वो पर्पज पूरा हो गया, उसको विघटित कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या संसदीय समिति का जिक्र, क्या किसी संसदीय समिति का जिक्र भारत के संविधान में भी है? तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। आर्टिकल 344 ही वो आर्टिकल है जिसमें संसदीय समिति का जिक्र है। इसके अलावा किसी भी जो राजभाषा समिति है, ठीक है, ये संसदीय समिति कौन सी होगी? राजभाषा की। इसके अलावा संविधान में किसी भी संसदीय समिति का जिक्र नहीं है, क्योंकि संसदीय समिति जो है वो एक अस्थायी तौर पर होती हैं, उनका जिक्र संविधान में हो ये भी आवश्यक बात नहीं है, ठीक है। तो 344 में राजभाषा आयोग भी बनेगा और आयोग के साथ साथ में एक संसदीय समिति भी बनेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अलावा और किसी भी अनुच्छेद में या संविधान में कहीं पर भी ऐसी संसदीय समिति का जिक्र नहीं है, ठीक है। ये आपका ये वाला पोर्शन हुआ। उसके बाद में और ये 343 और 344 वाला आर्टिकल आपका क्लियर हुआ। उसके बाद में देखिए और क्या बातें इसके बारे में और इम्पोर्टेंट हो सकती हैं अपने लिए। एक बात इम्पोर्टेंट ये है भाग 17 के अंतर्गत कि एक 348 और मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है आर्टिकल। इसमें लिखा हुआ है कि जो संसद की जो भाषा है, संसद की जो भाषा होगी वो चाहे विधेयक से संबंधित हो या फिर किसी अधिनियम से संबंधित हो, ठीक है। संसद की जो भाषा है किसी विधेयक से संबंधित हो सकती है, ठीक है। सॉरी, संसद की नहीं, ये एक्चुअल में न्यायालय की भाषा, ठीक है। ये या तो सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की, ठीक है। जो भाषा है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो भाषा है, किसमें भाषा, किसी विधेयक से संबंधित, ठीक है, या किसी अधिनियम से संबंधित, किसी बिल से संबंधित, उसका जिक्र किया हुआ है कि भाई कौन सी भाषा वो होगी, ठीक है, उस कौन सी भाषा को प्रयोग में लिया जाएगा। एक आर्टिकल और मुझे याद आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ उसको, आर्टिकल 350A कह लो या इसको क्या कह लो। इसमें यह बात लिखी हुई है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है, मातृभाषा में शिक्षा। प्राइमरी लेवल पर जब बच्चा, उस समय जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल में एंटर करता है तो उस समय उसको जो भाषा आती है अपनी माँ की भाषा आती है, उसकी जो अपने आसपास के जो परिवेश की जो मातृभाषा है, मदर टंग जो उसकी होती है, वो उससे भली भांति परिचित है, उससे ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। तो संविधान में बाकायदा ये संशोधन करके हमने ये प्रावधान किया हुआ है कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है उसमें हम मातृभाषा में भी शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है, और मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ठीक है। आप RTE 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 पढ़ोगे, उसमें भी आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी। तो ये संविधान का भाग 17 हुआ। इसके बाद 18 की बात कर लेते हैं। 18 में क्या लिखा? तो आर्टिकल 18 में आपातकालीन प्रावधान का जिक्र है।
आपातकालीन शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति के पास होती हैं, हम जानते हैं। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक उनका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 352 में मेनली 3 होती हैं, एक होती है 352 में, एक होती है 356 में और एक होती है 360 में। इसमें नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, इसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है, राज्यों में, और इसमें वित्तीय आपात लगेगा। ठीक है, ये जिक्र किया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 19 पैकेट विशेष प्रावधान है, कुछ विविध प्रावधान दिए हुए हैं, कुछ मुख्य प्रावधान दिए हुए हैं इसमें। और इसमें 352 से 360 तक कौन से आर्टिकल, इसमें ये भाग जो 18 है इसमें 352 से 360 तक का जिक्र है। उसके बाद जो है आपका 19वां है, 19वें के अंदर 361 से लेकर के 367 तक का वर्णन किया हुआ है। यहाँ 361 से 367 तक का जिक्र है। 361 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है वो अपने आप में प्रमुख है, अपने आप में सुपर पावर है, तो उनको विशेष संरक्षण देने की बात की हुई है कि उनके पद पे बने रहने के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुकदमा किसी विशेष स्थिति में अगर उन्होंने संविधान का ही उल्लंघन किया है, किसी विशेश स्थिति में अगर कोई मुकदमा लाया भी जाता है तो उस केस में उनको पहले सूचना देनी पड़ेगी, और कुछ विशेष पावर उनको दे रखी है। आर्टिकल 365 में ये बात कही हुई है कि केंद्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किए और राज्य उसको मानते नहीं है, राज्य उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें आर्टिकल जो भाग 19 है उसके अंदर जिक्र किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं भाग 20 में क्या लिखा हुआ है। देखिए भाग 20 क्या कहता है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की हुई है, और हम भली भांति जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ये संविधान में संशोधन के भी 2 पॉइंट हैं, आवेदन विशेष बहुमत से होगा और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का जो अनुमोदन चाहिए उसके हिसाब से संविधान में संशोधन होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात की गई है। ये अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध का तात्पर्य है कि टेम्पररी तौर पे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, टेम्पररी तौर पे संविधान के अंदर कुछ बातें ऐसी जोड़ी गई हैं जो कि अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। अगर समय मिला, अगर समय अनुकूल आया तो हम उसको बदल सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो संक्रमणशील हैं, बदलाव संभव है उसमें। विशेष बातें, कुछ विशेष चीज़ हमने ऐड की हैं उस समय के हालात के अनुसार। जब संविधान सभा जब बैठी हुई थी, जब संविधान बन रहा था, उस समय देश के हालात ठीक नहीं थे, तो उस समय की स्थिति के अनुसार उस समय कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, कुछ विशेष चीज़ें दी गई थी, तो उसके संबंध में बात की हुई है। ठीक है, और यहाँ जिक्र मिलता है आपका 369 से लेकर के 392 आर्टिकल तक। आपको क्लियरली एक बात समझ लेनी चाहिए कि इसी के बीच में तो आपकी धारा 370 आई है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान दिया है। ठीक है, तो वो अस्थायी तौर पर दिया था, अभी 2019 में उसको हटा दिया, फिर मौका जब आया तो ये अस्थायी चीज़ थी इसलिए हटा दिया, अगर स्थायी होती तो हटाना संभव नहीं था। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका बचता है भाग 22, सबसे अंतिम जो भाग है, इसमें संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन, ये 4 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आप समझ लीजिए पहले, क्योंकि खाली रटने वाली बात नहीं, इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहले लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किसका, संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो ये बात आपकी मिलेगी आर्टिकल 393 में। आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम। किसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, संक्षिप्त इसका नाम होगा भारत का संविधान। इतनी सी बात क्लियर हुई। संक्षिप्त नाम किसका, संविधान का नाम क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आर्टिकल 343 ये बात कह रहा है, ये 393 ये बात कह रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा, 394 में प्रारंभ लिखा हुआ है। किसका प्रारंभ, कुछ अनुच्छेद हमने, भारत का संविधान जब बनकर कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी समय हमने कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे। आपको याद होगा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, ठीक है, 324, 367, ठीक है, ऐसे करके टोटल 15-16 के करीब जो अनुच्छेद थे उसको हमने लागू किया था।
ठीक है, 367 हो गया और 366 में डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई, उसको भी हमने लागू कर दिया था। 379, ठीक है, और 379 हो गया। 379 के बाद में एक था 380, 388, ठीक है, 380, 388, 391, ठीक है, 391, 92, 93, 91, 392, 393, इन अनुच्छेदों को हमने लागू कर दिया था। और आर्टिकल 394 में ये बात लिखी थी कि हमने अभी इन 15-16 जो अनुच्छेद है इनको लागू कर दिया है। तो किससे प्रारंभ कर दिया है? आर्टिकल 394 में ये बात लिखी थी कि ये वाले जो अनुच्छेद हैं, ये वाले जो आर्टिकल हैं, इसको हमने अभी से प्रारंभ कर दिया है। कब से प्रारंभ कर दिया है? 26 नवंबर 1949 से, विधि दिवस इसको मनाते हैं, उससे लागू कर दिया। ये 394 में बात लिखी हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी हुई थी, एक और हमने इसमें बात जोड़ी आगे रख करके। 1987 में हमने जो 394 जो आर्टिकल है, इसका हमने कै भाग जोड़ा, और इसमें हम जोड़ा हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये जो 58वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये 1987 में, उसमें जोड़ा था। इसमें क्या है? हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब समझो। जो मूल संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, उस संविधान को ट्रांसलेट किया गया। जब ट्रांसलेट करने के बाद में उसका कोई गलत अर्थ ना लगाए। सपोज करो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ कोई बात इंग्लिश में लिखी हुई है, जैसे कि इंग्लिश में हम बिल बोलते हैं और हिंदी में उसी बिल को विधेयक कहा गया है। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब था कि जो ट्रांसलेशन होने के बाद में जो अनुवाद किया गया है, तो उस विधेयक का मतलब उस बिल को ही समझा जाए जो हमने इंग्लिश में लिखा है, उसका कोई अन्य अर्थ ना लिया जाए। और इसका अगर कोई अन्य अर्थ लिया जा रहा है तो उस केस में जो है इस समस्या को, इस विवाद को राष्ट्रपति सुलझाने का काम करेंगे। ये प्राधिकृत पाठ हुआ। एक बात है, निरसन इसमें सब लिखा हुआ है। निरसन का मतलब आप समझिए थोड़ा सा। निरसन का मतलब होता है निरस्त करना, निरस्त करना अर्थात समाप्त कर देना, ठीक है, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। किसको खत्म कर रहे हैं? सबसे लास्ट वाला आर्टिकल की बात कर रहे हैं। लास्ट आर्टिकल 395, संविधान का सबसे लास्ट आर्टिकल की बात कर रहा है कि भाई खत्म कर दो। किसको खत्म कर दो? संविधान बनने से पहले जिस एक अधिनियम के तहत भारत चल रहा है उसको खत्म करना है, क्योंकि हमारा संविधान बन चुका है। 395 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। जो 22, 23, 25 जो भाग हैं, 22 भाग वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप खत्म कर दो, क्योंकि अब हमें संविधान शुरू करना है। हमने एक तरफ प्रारंभ करने की बात की है, हम प्रारंभ कर रहे हैं, एक तरफ हम खत्म कर रहे हैं। खत्म किसको कर रहे हैं? एक हम खत्म कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को हमने खत्म किया। देश इसी के हिसाब से चल रहा था पहले। जो देश में प्रशासन था, जो देश में प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो इसी के हिसाब से पहले चल रही थी। इसको खत्म किया। एक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन दोनों को निरस्त किया गया, खत्म किया गया। तो ये हुआ आपका निरसन के बारे में। तो ये यहाँ पे आपके मैंने ओवरऑल आपको संविधान जो 395 जो आर्टिकल हैं उसमें से मेन आर्टिकल भी समझा दिए, इनका बेसिक अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, हर एक भाग में क्या लिखा हुआ है वो भी बता दिया है। तो इस तरीके से जो संविधान का एक हम यूँ कहें कि एक प्रारूप हमने पूरा एक सरसरी तौर पे हम थोड़ा सा वो पढ़ लिया है वो, ठीक है। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है, धन्यवाद।